जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा जो वीडियो है केमिस्ट्री से रिलेटेड, जिसका टॉपिक्स है धातु और अधातु, अर्थात मेटल और नॉन मेटल किसको बोलेंगे। वेयर इज द मैटर ऑफ मेटल। जहां तक बात करें मेटल का अर्थात धातु का, तो धातु में अपनी एक खास चमक होती है। ये विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात इनसे विद्युत धारा एक छोर से प्रवेश करके दूसरी छोर पर आसानी से इनका आदान प्रदान हो सकता है। प्रायः सभी धातुओं की क्वथनांक और द्रवणांक का मान उच्च होता है, अर्थात हाई होता है। इनकी अपनी एक खास चमक होती है। प्रायः सभी धातुएं लगभग कठोर अवस्था में पाए जाते हैं, अर्थात इनमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स का मान बहुत अधिक होता है। कस करके एक दूसरे से जकड़े हुए रहते हैं, बंधे रहते हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये आपके धातु कहलाएंगे। एंड वेयर इज द अनदर साइड मैटर ऑफ नॉन मेटल। जहां तक अधातु का बात है, तो अधातु की अपनी कोई चमक नहीं होती है। अधातुओं के क्वथनांक और द्रवणांक का मान प्रायः निम्न होते हैं। अधातुओं से विद्युत धारा की प्रवाह नहीं हो पाती है, यही कारण है वे विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक्स रहा आपका धातु और अधातु। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कई बार एग्जाम के, व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। धातु और अधातु के बीच के अंतर को स्पष्ट करें। चलिए आपको हम अंतर की तरफ ले चलते हैं, जिसमें से पहला टॉपिक आपका ये रहा इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलेंगे। तो धातु की जब हम इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास लिखते हैं, तो धातुओं की इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास लिखते वक्त अंतिम कक्ष में प्रायः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं। याद रखिए, धातुओं की जब हम फिर से आपको बता रहे हैं कि धातुओं की जब हम इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास लिखते हैं, तो उसके अंतिम कक्षा में अधिकतम 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहता है। जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो अंतिम कक्षा में, तो समझ जाइए कि वो आपका धातु है, अर्थात मेटल है। पहचानने का सबसे आसान तरीका। और दूसरी तरफ बात करें अगर अधातु का, तो अधातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय उसमें अधिकतम अंतिम कक्षा में 4, 5, 6, 7 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये रहा इसका पहली विशेषता, इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास। जहां तक फिर से आपको बता दे रहे हैं, अगला टॉपिक है आघात वर्धनीयता। जब वैसे सभी तत्व जिसको पीटने पर फैलता है, वो आपका धातु कहलाते हैं, अर्थात धातुएं आघात वर्धनीयता होते हैं। अंडरस्टैंड। वैसे दुनिया का सभी तत्व जिसको पीटने पर फैलता है, वो आपका आघात वर्धनीयता कहलाता है, और धातुएं प्रायः आघात वर्धनीयता होती हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें अधातु का, तो अधातु को आप पीटोगे हथौड़े से तो वो टूट करके चूर चूर हो जाता है, बढ़ता नहीं है। दूसरा पॉइंट बात करें अगर तीसरा पॉइंट का, तो धातुएं को पीट करके इन्हें लंबे तार में व्यवस्थित कर लिया जाता है। ठीक है, जबकि अधातुओं में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रहती है। अधातु को पीटने पर लंबे तार के रूप में नहीं बनाया सकता है, जबकि धातुओं को पीटने पर लंबे तार बनाए सकते हैं, इसके चादर बनाए जा सकते हैं। जैसे लोहा का चादरा देखे होंगे। याद रखिए कि एक ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। 1 ग्राम सोना से, ठीक है, 2 किलोमीटर एरिया को ढकने वाला तार अर्थात वायर बनाया जा सकता है। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर बात करें धातुओं और अधातुओं की अगली विशेषता की, तो जहां तक वेयर इज द मैटर ऑफ मेटल, जहां तक बात धातु का है, तो धातुओं का द्रवणांक और क्वथनांक प्रायः उच्च होता है, अर्थात हाई होते हैं। जल्दी से पिघलते नहीं हैं, ठीक है, और न ही जल्दी से ये खोलते हैं। इनका क्वथनांक और द्रवणांक का मान प्रायः उच्च होता है।
जबकि अधातु का क्वथनांक और दौर्णांक का मान निम्न होता है। ठीक है, ठीक वैसी बात करें विद्युत सुचालकता का तो दुनिया में जितना भी धातु है प्रायः विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, धातुएं प्रायः विद्युत की सुचालक होते हैं। यही कारण है कि आप खाना बनाते समय जब छोलनी से आप सब्जी इस तरह से पलट रहे होते हो और अचानक छोलनी उसी में छूट जाता है, आप पानी लाने के लिए डालने के लिए पानी लाने के लिए जाते हो और अचानक छोलनी को पकड़ते हो तो छोलनी का एंडिंग पॉइंट भी गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, क्योंकि वो विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। धातुएं प्रायः विद्युत और उष्मा का सुचालक होते हैं, जबकि अधातु में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रहता है। अधातुओं से विद्युत धारा एक छोर से प्रवेश करके दूसरे छोर पर आती जाती नहीं है, अर्थात इनसे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता है। जबकि धातुओं से, दुनिया के लगभग सभी धातुओं से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एक छोर से दूसरे छोर पर आसानी से होते रहता है। यही कारण है कि धातुएं प्रायः विद्युत और उष्मा का सुचालक कहलाते हैं, जबकि अधातुएं विद्युत और उष्मा का सुचालक नहीं कहलाते हैं। अधातु का एक एक्सेप्शन है, अर्थात अपवाद है, जिसको हम लोग ग्रेफाइट के नाम से जानते हैं, जो पेंसिल में जिसका यूज किया जाता है वह उसको हटा दिया जाए साइड में, तो ग्रेफाइट ही एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक की तरफ कार्य करता है। अगला पॉइंट है आपका चमक। धातु में एक विशेष तरह की चमक होती है। ठीक है, दुनिया का लगभग सभी धातुएं रहती हैं जिनकी अपनी खास चमक होती है। जैसे सोना, इसकी एक अपनी खास चमक के कारण ही लोग इसे गहना के रूप में प्रयोग करता है, और चमक के साथ साथ ये जल्दी से पानी और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यही कारण है कि सोना और चांदी के गहने का यूज लगभग लोग करते हैं बहुत अधिक हद तक। तो सोना में अपनी खास चमक होती है, और चमक के कारण ही लोगों की सुंदरता को बढ़ा देता है, जिसके कारण लोग उसे गहना के रूप में यूज करना पसंद करते हैं। ऐसे बात करें चांदी का तो उसकी अपनी खास चमक होती है, लोहा का अपना चमक होता है, तांबा का अपना चमक होता है। ये सब हो गया बात धातुओं की चमक की, जबकि अधातुएं में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रहती, वो अपनी चमक के लिए प्रसिद्ध नहीं रहता है। ठीक वैसी बात करें अगर कठोरता की, तो धातुओं के दो मोलिक्यूलर इंटरमोलिक्यूलर के बीच, दो अणुओं के बीच बहुत अधिक अंतर आणविक आकर्षण बल कार्य करता है, अर्थात वो दो को मोलिक्यूल एक दूसरे को बहुत कस करके बंधे रहता है, एक दूसरे से जकड़े हुए रहता है। ठीक है, चैन के रूप में। जबकि अधातुएं प्रायः इस तरह का कार्य नहीं करते हैं। धातुओं को एक बार पीटने से वह टूट करके चूर चूर हो जाते हैं, वो भी कठोर होते हैं परंतु धातु का अपेक्षा नहीं। ठीक है, जबकि अधातुएं बहुत अधिक कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, टोटली जल्दी से वो टूटते नहीं हैं, बिखेरते नहीं हैं एक दूसरे से। आप पीटते रह जाओगे वो फैलते चला जाएगा पर टूटेगा नहीं किसी भी हालात में। ठीक है, चाहे वो लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, कोई भी क्यों ना हो मेटल, वो टूटेगा नहीं। आप परेशान हो जाओगे पीटते पीटते, वो फैलते चला जाएगा। ठीक है, ये ऐसी इसमें विशेषता पाई जाती है। धातुओं के घनत्व जो है प्रायः हाई होते हैं, अर्थात उच्च होते हैं। ठीक है, और ध्वनि अगर बात करें साउंड का, तो धातुओं को जब हम हथौड़े से पीटते हैं, धातुओं की घनत्व बहुत अधिक उच्च होते हैं, जबकि अधातुओं के घनत्व निम्न होते हैं। ठीक है, और बात करें अगर ध्वनि का, तो धातु को जब हम हथौड़े से पीटते हैं तो एक खास किस्म की साउंड आता है वहां से। जैसे आप लोहे को पीटोगे तो खट 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 का आवाज आएगा, वहां से एक अलग किस्म का साउंड उत्पन्न होता है। जबकि अधातु को पीटोगे तो इस तरह की कोई साउंड उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा धातु और अधातु के बीच की अंतर। समझ में आ गया हो तो फिर से आपको हम रिपीट करा दे रहे हैं। देखिए, जहां तक अगर बात करें वेरिएबल मैटर ऑफ धातु अर्थात मेटल का, धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप लिखोगे तो उसके अंतिम कक्षा में अधिकतम 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जबकि अधातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय उसमें 4, 5, 6, 7, 8 रहते हैं। ठीक है, आघातवर्धनीयता, धातुएं प्रायः आघातवर्धनीयता होता है, अर्थात उसको पीट करके आप चादर के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं, जितना पीटोगे उतना ही फैलेगा। धातु की ऐसी विशेषता ही होती है।
जबकि अधातुओं में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रहती, उसको पीटोगे तो आप चूर चूर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हो गया आपका तन्यता, धातु को पीट करके एक लंबे तार के रूप में, वायर के रूप में हम उसको फैला सकते हैं, ठीक है, इकट्ठा कर सकते हैं, जबकि अधातु में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती, उसको पीटने पर वो लंबे तार के रूप में व्यवस्थित नहीं रह सकते हैं। आप याद रखिए कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर की लंबे तार को बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट है आपका द्रवणांक और क्वथनांक। धातुओं के द्रवणांक और क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं, अर्थात जल्दी से न तो ये पिघलते हैं, न ही जल्दी से खोलते हैं, ठीक है, जबकि अधातुओं के द्रवणांक और क्वथनांक जो होते हैं निम्न होते हैं। विद्युत का सुचालकता देखिए, धातुएं प्रायः, दुनिया के लगभग सभी धातुएं प्रायः विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होते हैं, अर्थात उनसे एक छोर से दूसरे छोर पर इलेक्ट्रॉन आसानी से आदान, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते रहता है, ठीक है, जबकि अधातुओं में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रहती। धातुएं जो है इससे न तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, नहीं ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। अगला पॉइंट है आपका चमक। वेयर इज द मैटर ऑफ लाइट, लाइटिंग अगर बात करें तो सभी धातुएं की अपनी एक खास चमक होती है। जैसे सोना हो गया, उसकी खास चमक पीलापन के लिए अपना प्रसिद्ध है, सिल्वर अपना व्हाइट के लिए प्रसिद्ध है, लोहा अपना अलग कलर के लिए प्रसिद्ध है, जबकि अधातुओं में ऐसी कोई खास चमक नहीं रहती। बात करें अगला पॉइंट कठोरता का, तो लगभग दुनिया के सभी धातुएं कठोर होती है, अर्थात उनमें अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक हद तक कार्य करता है, जबकि अधातु में ऐसी कठोरता नहीं होती, वो पीटने पर टूट जाते हैं। जबकि धातु को पीटो गया तो फैलते चला जाएगा, पीटते पीटते परेशान हो जाएगा, थक जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं, ठीक है, ऐसी व्यवस्था रहती है धातु में। धातुएं बहुत कठोर होती है। अगर बात करें अगला पॉइंट घनत्व का, तो धातुओं का घनत्व बहुत अधिक होता है, जबकि अधातुओं का घनत्व बहुत निम्न होता है। अगला पॉइंट है आपका ध्वनि का, तो धातुओं को पीटोगे हथौड़े से या फिर किसी भी पदार्थ से, तो धातु से एक खास किस्म का ध्वनि अर्थात साउंड उत्पन्न होता है, जबकि अधातु में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रहती है, ठीक है, उसको पीटने पर उतना कोई खास साउंड नहीं उत्पन्न होता है, ठीक है। ये हो गया आपका धातु और अधातु के बीच के विशेषता, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। आगे टॉपिक की तरफ हम आपको ले चलते हैं, इलेक्ट्रॉन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास की तरफ। अगला है आपका तत्वों अर्थात धातु और अधातु का रासायनिक प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण क्या है इनके। तो पहला हो गया आपका पॉइंट ऑक्सीजन से संयोग। धातुएं प्रायः ऑक्सीजन के साथ जब संयोग करती है अर्थात अभिक्रियाएं करती है, तो वहां पर धातु ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है, अर्थात धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। कैसे देखिए, जैसे हो गया सोडियम, जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, या फिर यहाँ पर मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, इसकी जब अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम एक ऐसा तत्व है जब इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, अर्थात ऑक्सीजन से ये अभिक्रिया करेगा तो ये स्वतः जल उठेगा। यही कारण है कि मैग्नीशियम को खुले हाथ में लेकर के हवा के संपर्क में आप लाओगे तो ये जल उठेगा, आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अधिक अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ये स्वतः जल उठता है, ठीक है। तो याद रखिए आपका पहला पॉइंट कि ऑक्सीजन से संयोग करके धातु प्रायः धातु का ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। जैसे आपका सोडियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएगा तो सोडियम ऑक्साइड यहाँ पर बनाया, ठीक वैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके अभिक्रिया करके यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। दूसरा है अम्ल से अभिक्रिया। जब धातुएं प्रायः अम्ल से अभिक्रिया करती हैं, धातुएं प्रायः अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा, जैसे हो जाएगा आपका NaCl प्लस H2। प्रत्येक अवस्था में धातु जब भी किसी अम्ल से, एसिड से रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो प्रत्येक अवस्था में वहां पर धातु जो है आपका हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा ही करेगा, ठीक है, याद रखिए इस टॉपिक को। इसके बाद कोई भी तत्व रहे वहां पर हाइड्रोजन गैस ज्यों ही खुद मुक्त करेगा ही करेगा प्रत्येक अवस्था में, चाहे वो धातु कोई भी क्यों ना हो। यहाँ पर हो जाएगा MgCl2 प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है तो दुनिया का कोई भी धातु हो, जब उसकी अभिक्रिया
हम किसी भी अम्ल से करवाते हैं तो प्रत्येक अवस्था में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा ही करेगा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट रहता है कि जल से अभिक्रिया। जल से अभिक्रिया कैसे करेंगे? तो दुनिया का कोई भी तत्व है, कोई भी धातु है, दुनिया का कोई भी धातु है, जब उसकी अभिक्रिया हम जल से करवाते हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, तब प्रत्येक अवस्था में वही होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। जैसे हो जाएगा आपका सोडियम, इसकी अभिक्रिया हम जल से करवाएं तो सोडियम ऑक्साइड और यहाँ से हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। ठीक वैसे ही हो जाएगा मैग्नीशियम, जब हम इसको जल में डुबोएंगे अर्थात जल से इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ से मुक्त करेगा। ठीक है, प्रत्येक अवस्था में यहाँ पर क्या करेगा, धातु का ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा ही करेगा। ये है आपका प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी तत्व अर्थात धातुओं का। तो पहला है आपका ऑक्सीजन से संयोग। तो याद रखिए कि कोई भी धातु है दुनिया का, जब वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा अर्थात उसकी क्रिया हम ऑक्सीजन से करवाएंगे तो वो धातु का ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, धातु ऑक्साइड कब बनेगा? जब किसी धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से के साथ हम करवाएंगे। दूसरा हो गया आपका अम्ल से अभिक्रिया, दूसरा प्रॉपर्टी। तो अम्ल से जब किसी भी धातु की अभिक्रिया हम अम्ल से कराते हैं तो वहां पर प्रत्येक अवस्था में धातु का ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा, फ्री करेगा प्रत्येक अवस्था में। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है आपका जल से अभिक्रिया। तो जब किसी भी धातु को हम जल में डुबोएंगे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, अर्थात मेरे कहने का मतलब कि जब किसी भी दुनिया का धातु है और उसकी अभिक्रिया हम जल से कराते हैं तो जल से कराने के बाद होता क्या है कि प्रत्येक अवस्था में धातु का ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है और प्रत्येक अवस्था में हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, याद रहेगा। कई बार आपके क्वेश्चन में पूछता है क्वेश्चन को, व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है जब हम किसी धातु का क्रिया व्हेन वी रिएक्टेड विथ मेटल विथ एनी एसिड, दैट्स मींस व्हाट हैपन व्हेन एनी मेटल रिएक्टेड विथ एनी एसिड। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या होगा जब किसी धातु का क्रिया अम्ल से कराते हैं, कुछ भी नहीं होगा, धातु का ऑक्साइड प्राप्त होगा, वहां से प्रत्येक अवस्था में हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। ठीक है, प्रत्येक अवस्था में हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। कहेगा कौन सा गैस मुक्त करेगा? तो हाइड्रोजन गैस, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछेगा ठीक वैसे ही, व्हाट हैपन व्हेन वी रिएक्टेड विथ एनी मेटल बाय ऑक्सीजन, जब किसी धातु का क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या होता है? धातु का ऑक्साइड प्राप्त होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन को पूछेगा कि व्हाट हैपन व्हेन एनी मेटल रिएक्टेड विथ वाटर, जब कोई धातु जल से क्रिया करता है तो क्या होता है? अरे यार, वहां से प्रत्येक अवस्था में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा ही होगा। अंडरस्टैंड? आसान है केमिस्ट्री, जितना दिखने में हार्ड है लगता है आपको उतना हार्ड है नहीं। ठीक है, अच्छे से दिल लगा करके अपना दिल और दिमाग एक जगह पर सेंट्रलाइज करके किसी भी चीज को पढ़ोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अच्छे किताब और अच्छे दोस्त इतना जल्दी समझ में नहीं आते हैं। बहुत दूर तक जाना पड़ता है जानने के लिए कि पास कौन था, मेरे लिए कौन अच्छा और कौन बुरा था। ठीक है, ये था हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड अगला वीडियो।